ये महिला पुलिस घंटों तक ऐसे ही सड़क पर घूमती रहती है लेकिन कुछ नहीं होता। इसीलिए वो छोटे से कैबिन के अंदर चली जाती है ताकि वो बारिश से बच सके और उस कैबिन के अंदर आराम कर सके। उस कैबिन के अंदर सीओ भी था। तभी वहाँ 2 बच्चियाँ आती हैं और बातों बातों में बताती हैं कि उनके पूरे स्कूल में ये खबर फैली हुई है कि वो हत्यारा उसी स्कूल में छुपा हुआ है। तभी हम एक महिला को देखते हैं जो एक रास्ते पर चली जा रही थी और अचानक उसे लगता है कि आसपास कोई है, इसीलिए वो भागने लगती है। तभी वो दरिंदा उसके सामने आ जाता है और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर मार देता है। फिर सुबह सुबह ये सारे लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बारिश की वजह से वहाँ कोई भी सबूत नहीं बचा है। जब सभी पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं तभी वो महिला ऑफिसर कहती है कि जब जब बारिश की रात मर्डर होता है तब तब रेडियो पे एक गाना बजता है और मुझे इस बात पर शक हुआ है, इसलिए मैंने रेडियो वालों से भी बात की और उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजी है और ये गाना हर बार किसी की फरमाइश पे बजाया जाता है। सीओ इस बात को सीरियसली लेता है और रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है जहां उसे ये पता चलता है कि ये सारी की सारी फरमाइशें पोस्ट कार्ड के जरिए आती हैं और हर रोज पोस्ट कार्ड को कचरे में फेंक दिया जाता है। इसीलिए सीओ कचरे में सारे पोस्ट कार्ड को ढूंढता है लेकिन सभी पोस्ट कार्ड कचरे में फेंक दिए गए थे और उन्हें जला दिया गया था। फिर हम पार्क को उसके घर पे देखते हैं। उसकी पत्नी उसे ये सलाह देती है कि उसे किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। फिर क्या था, वो पहुंच जाता है किसी ज्योतिषी के पास और वो उसे कुछ टिप्स देती है। वो योंग के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहाँ पे जादू टोना करने लगते हैं। तभी वहाँ सीओ भी आ जाता है और सीओ को देखते ही वो दोनों छुप जाते हैं। सीओ के हाथों में रेडियो था जिसमें वही गाना बज रहा था जो उस किलर का फेवरेट है। तभी देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी आ रहा है, इसीलिए सीओ भी छुप जाता है। वो आदमी जमीन पर लड़की के कपड़े रखता है और उसके बाद उन कपड़ों को देखकर मैस्टरबेशन करने लगता है। पार्क की नजर उस लाल अंडरवेयर पर पड़ जाती है। फिर वो सब उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो आदमी वहाँ से तेजी से भाग जाता है और उसका पीछा करते करते वो एक साइट पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। इतने सारे लोगों के बीच उस आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था लेकिन तभी पार्क की नजर पड़ती है उस आदमी पर जिसने रेड अंडरवेयर पहना हुआ था। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उससे मर्डर्स के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मेरी पत्नी बीमार रहती है इसलिए मैं कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता और मैं बहुत दिनों से किसी औरत के पास नहीं गया, इसीलिए आज मैं वहाँ पे खुद को संतुष्ट करने गया था क्योंकि वहाँ रात के समय कोई नहीं होता। सीओ समझ जाता है कि वो आदमी कातिल नहीं हो सकता। फिर वो स्कूल जाता है क्योंकि इसी लड़की ने कहा था कि वहाँ पे कातिल रहता है। वो उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि वो किस जगह की बात कर रही थी। वो लड़की बताती है कि अभी मुझे बैंडेज लगानी है क्योंकि मेरी कमर पर चोट लगी हुई है। सीओ उस बच्चे की मदद करता है उसकी कमर में बैंडेज लगाने में। फिर वो लड़की बताती है कि यहाँ के 8 हाउस में कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने कातिल को देखा है और इस बात को सुनते ही वो 8 हाउस में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई कातिल नहीं होता बल्कि एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि सामने वाली पहाड़ी पे एक छोटी सी झोपड़ी में एक औरत रहती है और वो हमेशा यहाँ बैठकर रोती रहती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब थी, इसीलिए सीओ औरत के पास जाता है। क्योंकि वो औरत उसे देखते ही घबराकर घर के अंदर घुस जाती है। सीओ उससे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, फिर भी वो बाहर नहीं आती, इसीलिए सीओ को एक महिला पुलिस को बुलाना पड़ता है और वो औरत उस महिला पुलिस को सब बताती है कि उस दरिंदे ने उसे भी दबोचा था। उसके बाद उसने उसके साथ गलत काम किया लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गई। और फिर पुलिस उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस आदमी की शक्ल देखी थी? वो औरत कहती है नहीं, जब उसने उसे पकड़ा तो कहा था कि अगर तुमने एक बार भी ऊपर देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन जब उसने नीचे पकड़ा था तो मुझे उसका हाथ महसूस हुआ था। उसके हाथ बहुत ही मुलायम थे, मानो किसी औरत के हों। वापस आकर सीओ सबसे पहले उस आदमी के हाथ देखता है जिसे इन लोगों ने पकड़ा था, लेकिन उसके हाथ बहुत ही कठोर होते हैं। सीओ पार्क से कहता है कि इस आदमी को छोड़ दो, लेकिन पार्क कहता है कि यही खूनी है और इस बात पर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ वो महिला पुलिस आती है और कहती है कि रेडियो पे वही गाना बज रहा है। ये सारे लोग खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि बारिश भी हो रही है। अब पता चलता है कि एक और लड़की का कत्ल हो गया है और जब इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तब सबको बहुत ही घिनौनी सच्चाई पता चलती है। उस कातिल ने इस लड़की के वजाइना के अंदर बहुत सारे तरबूज के टुकड़े डाल दिए थे। ये देखते ही पार्क बिल्कुल टूट जाता है और फिर वो सीओ से कहते हैं कि तुम सच कह रहे थे कि वो आदमी कातिल नहीं था, और इतना कहने के बाद वो अपनी डायरी फाड़ने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रेडियो स्टेशन वालों को उस आदमी का पोस्ट कार्ड मिल गया है जिसने इस गाने की फरमाइश की थी। फिर सीओ और पार्क उस आदमी के घर पहुंचते हैं। उसकी माँ उन्हें बताती है कि वो एक फैक्ट्री में काम करता है। वो लोग फैक्ट्री पहुंचते हैं और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं। इस आदमी का नाम होता है
हियोन ग्यू। वो आदमी बहुत ही शातिर था। उसको जो भी पुलिस वाले सवाल कर रहे थे वो उनका उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा था। तभी सीओ इस आदमी का हाथ देखता है। उसका हाथ बहुत ही नर्म था। सीओ को लगता है कि यही वो कातिल है। उससे एक के बाद एक सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो आदमी उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता। सबूतों के अभाव में उसे भी छोड़ दिया जाता है। तभी सीओ पार्क से पूछता है कि तुम लोगों ने उस मनबुद्धि बाइक को क्या क्या कहने के लिए कहा था। बाइक ने असल में उन्हें सब कुछ वैसा ही बताया था जैसे उस औरत ने उन्हें बताया था जो बच गई थी उस कातिल के हमले से। कैसे कैसे उस कातिल ने उन्हें टॉर्चर किया था, ये सब कुछ। पार्क कहता है कि मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वो कातिल औरतों को कैसे टॉर्चर करता था। इसीलिए वो दोनों मिलकर एक बार फिर से उस टेप को सुनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बाइक जरूर कुछ जानता है, इसलिए वो बाइक के पास जाते हैं। बाइक गुस्से में योंग के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसने उसे पुलिस स्टेशन में काफी मारा था। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। पार्क उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जान पाते कि बाइक उस कातिल के बारे में क्या क्या जानता है, वो एक गुजरते ट्रेन के सामने लड़खड़ा जाता है और ट्रेन के सामने आकर मारा जाता है। इस तरह एक और अहम गवाह की मौत हो गई। उन्हें एक खबर मिलती है कि लाश में कातिल का डीएनए मिला है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके पास बेहतर इक्विपमेंट नहीं है, इसीलिए इस डीएनए को अमेरिका भेजना पड़ेगा। अमेरिका से रिपोर्ट आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। हम सियोन को देखते हैं जिसे अभी भी यही लगता है कि हियोन ग्यू ये असली कातिल है, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए है। हियोन ग्यू अभी भी एक होटल के अंदर है और बाहर से उस पर नजर रखी हुई है, लेकिन इसी बीच सियो की आंख लग जाती है और हियोन ग्यू वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क की पत्नी काम से वापस आ रही है, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। तभी हम उस कातिल को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो पार्क की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि स्कूल की बच्ची आ जाती है और वो कातिल पार्क की पत्नी को छोड़ उस बच्ची को पकड़ लेता है। अगले दिन पुलिस को उस बच्ची की लाश मिलती है और जब वो उस बच्ची की लाश को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों ही आ जाते हैं। गुस्से में वो अगले दिन हियोन के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी डीएनए रिपोर्ट आ जाती है जिससे ये पता चलता है कि हियोन ग्यू का डीएनए और उस कातिल का डीएनए मैच नहीं होता है। लेकिन सीओ को अभी भी यही यकीन है कि हियोन ग्यू ही असली कातिल है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पार्क उसे रोक लेता है और वहाँ से जाने को कहता है। कहानी कई साल आगे जाती है और अब साल 2003 है। पार्क अभी बिजनेसमैन है और उसकी अपनी एक फैमिली है। वो उसी जगह आता है जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। वहाँ उसी नाली में झांक रहा होता है। तभी वहाँ एक बच्ची आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या देख रहा है, जिसका जवाब पार्क के पास नहीं होता। वो लड़की बताती है कि उसी की तरह कुछ दिन पहले एक और आदमी भी इस नाली में झांक रहा था और पूछने पर उसने बताया कि उसकी कुछ हसीन यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। पार्क पूछता है कि क्या वो आदमी कैसा था, उसे याद है, वो आदमी कैसा दिखता था, जिस पर वो लड़की कहती है कि दिखने में वो बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी था। ये सुनते ही पार्क सोच में पड़ जाता है और कैमरा की तरफ देखता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।